स्टूडेंट्स, हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम केम स्टूडेंट्स फ्रॉम BRAV यूनिवर्सिटी pursuing in MSc. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it. This is the thought of the lesson. Also day you can solve your problems or you can enjoy every day. ठीक है, this is about me. Now ये जो हमारा सेशन है टोटली बेस्ड है NCERT बेस्ड. ठीक है, हिस्ट्री का सेशन 1 है हमारा. लास्ट सेशन गया था प्रीवियस डे में. हिस्ट्री के लिए हम लोग NCERT बुक को प्रेफर किए हैं और आज का जो सेशन है हमारा सेशन 2 है. आज हम लोग जो देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को, जिसमें हम लोगों ने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में मैंने बोला था कि एक जो स्लाइड होगा पहले सबसे पहले आप लोग को यही दिखाऊंगा कि पहले स्लाइड में क्या दिया है. जैसे इस स्लाइड पे इस पिक्चर के अगर आप नीचे देखिए तो लिखा है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस अ प्रिंटेड प्रिपेयर्ड फ्रेडरिक सोलियो इन 1848. जैसा जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन किया था बिल्कुल वैसा ही है. देखिए यहाँ पे गॉड के बारे में मैंने बताया था कि अलग अलग तरह के गॉड हैं, वो भाईचारे का प्रतीक फ्रेटर्निटी के यहाँ पर शब्द का यूज किया गया है. वो दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं लोगों को. ठीक है, और यहाँ पे एक महिला को इंडिकेट किया गया है जिनके राइट हैंड में एक तरह का प्रशस्ति है और लेफ्ट हैंड में किसी तरह का स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसको बोले थे. अन्य तरह के लोग हैं जिनके पास 3 कलर के झंडे हैं. ठीक है, तो इसी चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. लास्ट डे हम लोगों ने इस पर अच्छे से देखा भी था. आज जो हम लोग पढ़ेंगे पहले देखेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग. क्या होता है? कुलीन वर्ग. और न्यू मिडिल क्लास का मतलब हुआ नया मध्यम वर्ग. आज का भी सेशन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countrysides and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was however numerically a small group. तो सोशली एंड पॉलिटिकली दैट मीन्स सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो होता था वो क्या कहलाता था? एरिस्टोक्रेसी. दैट मीन्स कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. ठीक है, मतलब अगर बात करें यूरोप में सबसे ज़्यादा किसी का वर्चस्व था उस महाद्वीप में तो किसका था? वो एरिस्टोक्रेसी लोगों का था, मतलब कुलीन वर्ग का था. ठीक है, और इस वर्ग के सदस्य एक साझा ओन्ड स्टेट्स. ठीक है, साझा जीवन शैली, ए कॉमन वे ऑफ लाइफ. ठीक है, साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी. क्या थी? क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी. वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे. ठीक है, They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society their families were often connected to ties of marriage. वो ज़्यादातर क्या करते थे? राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के लिए फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे. उनके परिवार अक्सर मैरिज यानी वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे. ठीक है, their families often. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and the small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of landholding the characterized by vast estates which were cultivated by serfs. और भी देखिए, अगर कहें मगर वैसे तो ये जैसे हमने बताया था कि वैवाहिक बंधनों से जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाज से एक छोटा समूह था. बहुत ही छोटा समूह था ये जो कुलीन वर्ग का था. ठीक है, मिडिल क्लास का जो था, और लिहाज से तो छोटा था लेकिन जनसंख्या के अधिकांश लोग क्या चीज़ थे? वो कृषक थे, मतलब कृषि का काम करते थे. पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री. और पश्चिम में लोग जो थे वो क्या थे?
ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे जो काश्तकार बोल सकते हैं, ठीक है, काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। कौन खेती करते थे? भूदास। सर्फ्स का मतलब क्या हुआ? भूदास। जो मतलब क्या होता है कि भूदास वैसे लोग कहते हैं कि मैंने कल बताया था कि मैं किसी एक आदमी का ज़मीन है और उसके अंतर्गत कोई काम कर रहा है और उसका दासी बन के वही भूदास कहलाते थे, ठीक है। इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीट ऑफ द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द इमरजेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वेयर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन दैट मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड मीट दैट मीन्स व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, ठीक है, और कॉमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिकी वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व, क्या बोल सकते हैं, जिनका अस्तित्व जो था बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। ओके, industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the part of German states it occurred only during in 19th century. इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मीन्स औद्योगिकीकरण 18th सेंचुरी 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, सेकेंड पार्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है, इन दिस वे न्यू सोशल ग्रुप came into being a work class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals in Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number till late 19th century. Okay, it was among the educated liberal middle classes the ideas of national unity following the evolution of aristocratic privileges gained popularity. तो क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आया, ठीक है, जिसको श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग, दो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग से बने थे, ठीक है। मध्य और पूर्वी यूरोप में, मिडिल और ईस्टर्न यूरोप में इन समूहों का आकार 19th सेंचुरी के अंतिम दशकों तक छोटा था, जो कुलीन विशेषाधिकारों को समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता विचार के लिए लोकप्रिय थी, ठीक है। शुद्ध हिंदी देखिएगा तो कुछ ऐसा ही होगा इसका, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म जो होते हैं थोड़े समझने योग्य होते हैं। नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। मतलब अगर शुद्ध हिंदी बोलें तो उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो यूरोप में 19वीं शताब्दी दैट मीन 19th सेंचुरी की जो शुरुआती दशक था, ठीक है, शुरुआती जो दशक था उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। मतलब मैंने बताया लिबरलिज्म उदारवादी या उदारवाद से जुड़े हुए थे, ठीक है। द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री। जो आपका जो उदारवादी अर्थात लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द बोले जो लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद, ठीक है। न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड क्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। जो अगर हम बोलें कि नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ठीक है, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliaments. 19th century liberals also states the inviolability to private property, yet equality
बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। अगर हम उसमें और भी बात करें तो सब कानून के समक्ष तो सबकी बराबरी थी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी, फ्रांसीसी क्रांति सहमति से बनी हो, ठीक है, सबके सहमति से बना हो। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो नेशनल लिबरलिज्म उदारवाद जो निरंकुश शासक या फिर विशेषाधिकारों से समाप्ति हुई, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, ठीक है। 19वीं सेंचुरी दैट मीन्स 19वीं सदी के उदारवादी लिबरलिज्म निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, ओके। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए, सफरेज का मतलब होता है मताधिकार, मताधिकार के पक्ष में था। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment liberal democracy that right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर हम बोले कि आपको याद होगा कि या फिर आप याद करें कि क्रांतिकारी जो भी थे फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का भी अधिकार केवल किसको था, जिसके पास संपत्ति हो, संपत्तिवान बोल सकते हैं, संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, ठीक है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी देखें कि किनको किनको वयस्क जो भी थे, अगर मैं बोलूँ कि संपत्ति जिसके पास था वो पुरुष क्या करते थे, मत देने का अधिकार उनको या चुने जाने का अधिकार था। संपत्ति विहीन जिनके पास संपत्ति नहीं है वैसे पुरुष या फिर संपत्ति से निकाले गए पुरुष, सभी महिलाएं, वो लोगों को क्या किया गया था, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए क्या हुआ, एक जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों का, एडल्ट जितने भी पीपल थे जो मेन थे, उनको इलेक्शन देने का मताधिकार या सफरेज प्राप्त था, ठीक है, मताधिकार प्राप्त था। However, the Napoleon Court went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of the fathers and the husband. Throughout the 19th and the early 20th centuries, women and the propertied men organized opposition movements demanding equal political rights in the economic spheres. Liberalism stood for the freedom of markets. अगर मैं बात करूँ नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे उसको भी अगर देख लें, लेकिन उसके पहले ये देखिए नेपोलियन की जो संहिता थी, कोड थी, वो पुनः सीमित मताधिकारों वापस आई। उसके नेपोलियन के कोड में क्या था, सबको क्या हुआ था, दोबारा अधिकार करने का ये चीज़ आया था। उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया, ठीक है। नेपोलियन ने संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, महिलाओं और संपत्ति विहीन जिनके पास संपत्ति नहीं है वैसे पुरुष ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया, ठीक है, विरोध आंदोलन चलाया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, ठीक है, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पे राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्ड हैड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जो 19वीं सदी के दौरान अगर हम बात करें या नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश 39 राज्य या 39 राज्यों का एक महासंघ बना, ठीक है। ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty about 5% at each of them. Duties were often levied according to the weight of measurements of the goods. अब देखिए
इसमें क्या किया कि 39 राज्यों का इसमें महासंघ बना दिया, ठीक है, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उसके बाद से क्या किया कि अगर इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी क्या थी, एक मेजरमेंट करने की या फिर करेंसी थी या मनी मुद्रा थी और मेजरमेंट करने की प्रणाली थी, ठीक है, नाप तोल करने की। और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 कस्टम्स नाकों पर से, मतलब सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, ठीक है, गुजरना पड़ता था उनको 11 सीमा शुल्क नाकों से, देखिए बता रहा। और हर बार उसको लगभग 5% जो होता था अपना सीमा शुल्क देना पड़ता था। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था वो, तो उसके बीच में इसने जगह का नाम दिया हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, उसमें उसको 11 बार रोका गया और हर एक जगह कितने बार 5-5% देना पड़ता था उसको सीमा शुल्क, उस राज्य में घुसने के लिए, प्रवेश पाने के लिए। शुल्क अक्सर क्या होता था, जो वस्तु होता था उसके वजन का या फिर आकार के अनुसार लगाया जाता था, ठीक है। As each region had its own system of weights and measure, this involves time consuming calculation. अब देखिए, अब ऐसा इसलिए था क्योंकि हर क्षेत्र को अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। ओके, द मेजर्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर एग्जाम्पल वाज द एले which in each region stood for the different lengths, and ele of textile materials brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, and in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, मसलन अगर हम बात करें कपड़ों का नापने का पैमाना एले था, क्या था, एले, ELLE, एले था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि उस समय क्या था मेजरमेंट करने का, तो क्या था, एले था, या फिर यहाँ पे भी एले लिखा, एले था। अब देखिए, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी कपड़ों की। अगर आप एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है, मान लीजिए कि एक एल कपड़ा खरीदा जाता है फ्रैंकफर्ट में, तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, ओके। और अगर मेंज में खरीदते हैं तो 55.1 सेंटीमीटर, वहीं अगर न्यूरेमबर्ग में खरीदते हैं तो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में खरीदते हैं तो कितना, 53.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, सच कंडीशन वेयर व्यूड as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, peoples and capitals। जो भी आपको नए वाणिज्यिकी वर्ग ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सचेंज, आर्थिक विनिमय और ग्रोथ विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत, ठीक है, एक ऐसे एकीकृत यूनिफाइड, मतलब एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, ठीक है, जहां क्या था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन क्या था, बाधा रहित था। नाउ द कैपिटल, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवेज फर्दर simulated mobility, harnessing economic interest of national unification, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। तो क्या हुआ कि इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, ठीक है, उससे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे में जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बना दिया, ठीक है। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were derived by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of states and society like the monarchy, the church, social heritage, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not purpose a return to the society of प्री-रिवोल्यूशनरी डेज, ठीक है। 1815 में जो था, नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ, नेपोलियन के हार के बाद, यह हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म है आफ्टर नेपोलियन 1855।
1855 के बाद नया रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, रूढ़िवाद, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवाद। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक हिंदी का वर्ड है, बार बार यूज होगा। जहाँ जहाँ मैं रूढ़िवाद शब्द का यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी जितने भी थे वो मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे क्या, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। Rather they realized from the change initiated by Napoleon that the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make states power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of federalism, and the serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. Economists began to think in the terms of national economy. They talked of how the nation could develop and what economics measures could help for this nation together. ठीक है, अब देखिए, अब तो फिर भी क्या हुआ, अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा जो शुरू किया गया था परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि जो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, ठीक है, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों द्वारा को शक्ति प्रदान कर सकता था। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन in Germany, wrote in 1834, the aim of the Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. अगर बात करें जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो थे, प्रोफेसर कौन, फ्रेडरिक लिस्ट, ठीक है, उन्होंने 1834 में क्या लिखा कि जालवरीन का लक्ष्य जो है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। जो ग्रुप बना था नेपोलियन के समय 39 लोगों का ग्रुप जो था, उसी को जालवरीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इट विल स्ट्रेंथन द नेशंस materially as much as the protecting its interests externally as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiments through the fusions of the individuals and the provincial interests. The German people has realized that a free economic system is the only means of the enhance national feeling. ठीक है, आप देखिए, वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरफ से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक अगर क्या करें उत्पादकता को बढ़ाकर भी किया जा सकता है। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए थे कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है, न्यू वर्ड्स कंजर्वेटिज्म, अ पॉलिटिकल फिलोसफी द स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टम्स एंड प्रीफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस इन 1850। ठीक है, जो नया वर्ड जो था रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता दे रहा है। ठीक है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि
प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए कहाँ गए? वियना में मिले। ठीक है, वियना में मिले। इस सम्मेलन में मेजनी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। किसने की? इस जो सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड हमारा को आ रहा है, वियना, ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता भी है या पूछा भी है बहुत बार। The delegates drew up to the Treaty of Vienna in 1850 with the objects of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon's Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. अब देखिए, अब इसमें प्रतिनिधि ने 1815 में वियना संधि, दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन ने युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए जो बर्बो डायनेस्टी बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है, और फ्रांस के इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। A series of states were set up of the boundaries and the France of the prevent French expansion of the future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which includes Belgium, was set up in the north, and the Geneva was added to the Piedmont in the south. अब देखिए, जिन पर फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों में कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में, दैट मीन्स नॉर्थ में, नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और साउथ में क्या किया गया? पीडमाउंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। ठीक है, पर्शिया was given Prussia was given important new territories on the western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east of Russia was given part of the Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. ठीक है, the main intention was to restore the monarchies that has been overthrown by Napoleon and creates a new conservative order in Europe. अब देखिए, प्रसा, जो प्रुशिया लिखा है प्रसा होता है उसका हिंदी। ठीक है, प्रसा को उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाकों दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। ईस्ट में, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था पहले, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। कंजर्वेटिव्स regimes set up in the 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissents and sought the curb activities and questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control that what was sold in the newspapers, books, plays and songs that reflected the ideas of the liberty, freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution none of the less continued in the inspired liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalism who criticized the new conservative order was freedom the press. अब देखिए 1850 में जो रूढ़िवादी, अगर हम बात करें कंजर्वेटिज्म, शासन व्यवस्था निरंकुश थी जो स्थापित हुई थी, वो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है, उनका कोई आलोचना करता तो या फिर असहमत उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटक, गीत में व्यक्त उन बातों का नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता या मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी।
नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक कंजर्वेटिज्म उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, दैट मीन्स प्रेस की आज़ादी। बहुत ही बड़ा ये मुद्दा सामने उभर कर आया था। अब देखते हैं द रिवॉल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1815 द फीचर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द ईयर 1815 द फियर ऑफ repressions drove many liberal nationalist underground secret societies sprang up in many European states. The trained revolutionaries and the spread of their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that has been established after the Vienna Congress and the fight the liberty and the freedom. जो 1815 के बाद के वर्षों के दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी को भूमिगत कर दिया था। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया, विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर के आने लगे, ठीक है, और उभर के आने लगे। इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था कि उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, ठीक है। साथ में क्या था कि स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना, क्रांतिकारी होने के लिए संघर्ष करना जरूरी था। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ these revolutionaries also saw the creation of the nation states of the necessary part of this struggle for freedom. One such individual was the Italian revolutionary Joseph Mazzini, born in the Geneva in 1807. He became a member of the secret society Carbonari as a young man of the 24. He was sent into exile in 1831 for attending a revolution in Liguria. अब देखिए, ज़्यादातर जो क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना आज़ादी के लिए संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफी मेज़नी, ठीक है, या मेज़नी भी बोल सकते हैं। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और एक कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी बन गया था। 24 साल की युवावस्था में उनको लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdom. It had to be formed into a single unified republic within a wider alliance of nations, ठीक है। This unification alone India and the contemporary world could be basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of the social order. अब देखिए क्या हुआ था कि पहला जो था तत्पश्चात उसने 2 ऐसे संगठन स्थापित किए, जिसमें से पहला जो था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, ठीक है, जिसके सदस्य क्या होते थे, पोलैंड के या फिर फ्रांस के या इटली के या जर्मनी के राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे, ठीक है, उसी के जैसा। मेज़नी ने का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ठीक है, मेज़नी का विश्वास क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की, मैनकाइंड की प्रकृति या प्राकृतिक इकाई थी। इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, ठीक है, यूनिफिकेशन। उसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में जो भी गुप्त संगठन थे
ठीक है, कायम किए गए। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का मतलब प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को अपने स्वप्न में मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। कंजर्वेटिव के लोग जितने थे या कंजर्वेटिव से सबको हरा दिया। ये किसने? मैथ्सनी ने। मेटरनिक ने उसे क्या कहा? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। किसने? मेटरनिक ने। किसको? मैथ्सनी। दिन क्लास, दिस इज आवर एंडिंग लेसन। आज हम लोग यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्लाइड्स के थ्रू मूव ऑन करेंगे। तो ये जो हमारा एंडिंग थॉट्स है, ज़्यादातर समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। तो जो ज़्यादा समझदार होंगे या कोई मूर्ख ज़्यादा होगा, वो दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। तो थैंक यू क्लास फॉर इट।